नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरालिंक के बारे में। हाँ, एलन मस्क की वो कंपनी जो दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने वाली तकनीक पर काम कर रही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जिसे कहते हैं BCI। बिल्कुल। और इसका लक्ष्य तो काफी बड़ा लगता है। हाँ, मतलब जो लोग गंभीर दिमागी चोट या बीमारी जैसे लकवा वगैरह से जूझ रहे हैं, उनकी मदद करना। ताकि वो फिर से बात कर सकें, हिलजुल सकें। हाँ, और भविष्य में तो दृष्टिहीनों को भी देखने में मदद करने का प्लान है, ब्लाइंड साइट। वाह। अच्छा, हमारे पास इस पर कई अलग अलग स्रोत है। कुछ यूट्यूब चैनल्स, विकिपीडिया, न्यूरालिंक की अपनी प्रेजेंटेशंस भी हैं और टेक वेबसाइट्स के आर्टिकल्स। हाँ, तो इन सबको मिलाकर आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये तकनीक आखिर है क्या, कैसे काम करती है। और हाँ, इसमें क्या संभावनाएं हैं और क्या मुश्किलें या सवाल जुड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हमारे दिमाग की कोशिकाएं, मतलब न्यूरॉन्स, हाँ। वो आपस में बिजली के छोटे छोटे सिग्नल से बात करती हैं। न्यूरालिंक बस इन्हीं सिग्नल्स को पढ़ने और शायद आगे चलकर लिखने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। और इसके लिए वो एक डिवाइस लगाते हैं सर्जरी से। हाँ। एक छोटा सा सिक्के के आकार का डिवाइस होता है N1 इम्प्लांट। हाँ। इसे सर्जरी करके खोपड़ी के ठीक नीचे लगा दिया जाता है। पर वो धागों वाली बात क्या है? वो सुनने में ज्यादा पेचीदा लगती है। हाँ, असली कमाल शायद उन्हीं में है। उस इम्प्लांट से जुड़े होते हैं हजारों बहुत ही महीन लचीले धागे, इलेक्ट्रोड्स कह सकते हैं इन्हें। हाँ, कितने महीन? इतने कि उन्हें दिमाग के अंदर सही जगह पर डालने के लिए एक खास किस्म के रोबोट R1 की जरूरत पड़ती है। वो बहुत प्रिसीजन से ये काम करता है। अच्छा। और ये धागे करते क्या हैं फिर? ये धागे जो न्यूरॉन्स की गतिविधि है, मतलब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। और फिर डिवाइस क्या करता है? डिवाइस उन सिग्नल्स को समझता है, डिकोड करता है और फिर वायरलेस तरीके से कंप्यूटर या फोन पर भेज देता है। तो इसी से वो टेलीपैथी वाला प्रोडक्ट बना है। हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद है कि लकवाग्रस्त लोग सिर्फ सोचकर कंप्यूटर का कर्सर चला सकें या टाइप कर सकें। हमने सुना है कि पहले जो मानव परीक्षण हुए, जैसे नोलैंड आबॉग के साथ। हाँ, नोलैंड आबॉग और कुछ और लोगों ने, उन्होंने सिर्फ सोचकर कंप्यूटर पर शतरंज खेला, वीडियो गेम्स खेले, मारियो कार्ट भी। सच में कमाल है। मतलब बिना हाथ हिलाए ये सब। हाँ, यहाँ तक कि कैड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, रोबोटिक हाथ चलाया। ये वाकई एक बड़ी छलांग है। ये तो हुई दिमाग से सिग्नल लेने की बात, पर आप कह रहे थे कि भविष्य में सिग्नल भेजने की भी योजना है, खास तौर पर ब्लाइंड साइट के लिए। हाँ, ब्लाइंड साइट का लक्ष्य है उन लोगों को दृष्टि देना जो देख नहीं सकते, यहाँ तक कि वो भी जो जन्म से नेत्रहीन है या जिनकी ऑप्टिक नर्व काम नहीं करती। लेकिन वो कैसे संभव है अगर आंखें या ऑप्टिक नर्व ही काम नहीं कर रही? आइडिया ये है कि एक चश्मे पर कैमरा लगा हो, वो कैमरा बाहर की दुनिया देखेगा। ओके। फिर उस विजुअल जानकारी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला जाएगा और वो सिग्नल सीधे दिमाग के उस हिस्से में भेजे जाएंगे जो देखने का काम करता है, विजुअल कॉर्टेक्स। मतलब ऑप्टिक नर्व को पूरी तरह बाईपास करके। हाँ, सीधा दिमाग में सिग्नल। शुरुआत में शायद रेजोल्यूशन कम हो, पिक्सल जैसा दिखे, पुराने अटारी गेम्स की तरह। लेकिन मस्क का दावा है कि आगे चलकर यह तकनीक सामान्य नजर से भी बेहतर हो सकती है। हो सकता है हम इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट भी देख पाएं। सोचकर ये अजीब लगता है। इसकी तुलना लोग मेटा के AR ग्लास से करते हैं, पर ये तो बिल्कुल अलग चीज हुई। हाँ, बहुत अलग। AR ग्लास तो बस बाहरी दुनिया पर डिजिटल जानकारी दिखाता है। BCI तो सीधे हमारे अनुभव को बदल सकता है। भविष्य में शायद स्पर्श या गंध भी महसूस करा सके, कौन जाने। और इसके अलावा भी तो इस्तेमाल सोचे जा रहे हैं, जैसे बीमारियों के इलाज में। बिल्कुल, पार्किंसंस, अल्जाइमर, मिर्गी, इन सब के इलाज की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यहाँ तक कि डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में भी मदद मिल सकती है। और वो AI वाली बात, मस्क का वो आइडिया कि AI हमारे दिमाग की तीसरी परत बन जाए। हाँ, वो एक बड़ा विजन है कि जैसे हमारा लिम्बिक सिस्टम है, कॉर्टेक्स है, वैसे ही AI एक और परत की तरह जुड़ जाए। यह भी बहुत दूर की कौड़ी लगती है, पर सोच तो उसी दिशा में है। लेकिन ये सब सुनने में जितना क्रांतिकारी लगता है, उतना आसान तो नहीं होगा। पहले मानव परीक्षण में ही दिक्कतें आईं, वो धागे निकल गए थे। हाँ, वो एक बड़ी चुनौती सामने आई। नोलैंड आरबाह के केस में इम्प्लांट के करीब 85% धागे दिमाग की सतह से थोड़ी पीछे हट गए, रिट्रैक्शन हुआ। 85%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो इसका समाधान क्या निकाला उन्होंने? उनका कहना है कि अब वो धागों को थोड़ा और गहरा डालेंगे, करीब 8 मिलीमीटर तक। लेकिन इससे फिर सुरक्षा का सवाल उठता है कि कहीं ज्यादा गहराई में डालने से दिमाग को कोई नुकसान तो नहीं होगा? बिल्कुल, ये अभी देखना बाकी है।
और सिर्फ तकनीकी ही नहीं, नैतिक चुनौतियां भी हैं। हाँ, वो जानवरों पर परीक्षण वाला विवाद। हाँ, पीसीआरएम जैसे समूहों ने बंदरों और दूसरे जानवरों पर हुए परीक्षणों में क्रूरता के आरोप लगाए थे। काफी हंगामा हुआ, संघीय जांच भी हुई। न्यूरालिंक ने तो मना किया था कि उन्होंने कुछ गलत किया है। हाँ, उन्होंने आरोपों से इनकार किया, लेकिन ये मुद्दा बना रहा। एफडीए ने भी जब पिछले साल मानव परीक्षण की इजाजत दी तो उससे पहले कई सुरक्षा चिंताएं उठाई थीं। जैसे इम्प्लांट की बैटरी, धागों का अपनी जगह से हिलना, और अगर डिवाइस को निकालना पड़े तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इन सब पर सवाल थे। खैर, इजाजत तो मिल गई, पर निगरानी तो रहेगी। ये भी जानना जरूरी है कि न्यूरालिंक अकेली कंपनी नहीं है जो इस फील्ड में काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और कंपनी है, प्रिसिजन न्यूरोसाइंस। दिलचस्प बात यह है कि इसे न्यूरालिंक के ही एक पुराने सह-संस्थापक ने शुरू किया है। अच्छा, क्यों छोड़ा था उन्होंने न्यूरालिंक? रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा चिंताओं की वजह से ही। उनका तरीका थोड़ा अलग है। कैसे? वो लेयर 7 नाम का एक इंटरफेस बना रहे हैं। ये एक बहुत पतली फिल्म जैसी होती है, जिसे दिमाग की सतह पर रखा जाता है। मतलब ये दिमाग के अंदर गहराई तक नहीं जाती। तो ये कम खतरनाक माना जा रहा है। हाँ, इसे कम आक्रामक माना जा रहा है, और उन्होंने भी कई इंसानों पर सफल परीक्षण किए हैं। तो ये दिखाता है कि शायद दिमाग से जुड़ने के और भी तरीके हो सकते हैं। तो कुल मिला के देखें, न्यूरालिंक एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसमें क्रांति लाने की क्षमता है, खासकर मेडिकल फील्ड में। टेलीपैथी, ब्लाइंड साइट, ये सब अगर हकीकत बनते हैं तो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। क्षमता तो वाकई अपार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये याद रखना होगा कि ये सब अभी बहुत ही शुरुआती चरण में है। बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि वो धागे कितने टिकाऊ होंगे, सर्जरी कितनी सुरक्षित है, लंबे समय में इसके क्या असर होंगे। हाँ, और वो जानवरों पर परीक्षण वाले नैतिक सवाल, डेटा प्रिवेसी, ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं। और जैसा हमने कहा, प्रिसिजन जैसे विकल्प भी आ रहे हैं जो शायद कम जोखिम वाले रास्ते दिखाएं। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर हमारा दिमाग मतलब सच में सीधे मशीनों और एआई से जुड़ने लगे तो फिर इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? क्या हम अनजाने में पहले से ही उस रास्ते पर बढ़ नहीं रहे? सोचने वाली बात है।